हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान की कार्य पुस्तिका के अध्याय बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को क्या कहते हैं? अभिकर्षण। या खिंचाव को क्या कहते हैं? अपकर्षण। तो को बल कहते हैं। तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अथवा खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। हम किसी चीज़ को धकेलते हैं या खींचते हैं तो वो क्या होता है? बल होता है। नीचे दिए गए तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में किया जाता है। स्थिति का वर्णन। तो स्थिति का वर्णन कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। तो किस तरह का कार्य है और किस तरह है, तो ये हमें बताना है। हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना। तो गोल करेगा तो बॉल को धकेलेगा या खींचेगा? तो वो क्या करता है? अभिकर्षण, धक्का देना। नेक्स्ट है कबड्डी खेलना। तो कबड्डी खेलना में क्या करेगा? खिलाड़ी क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचते हैं, तो उसमें क्या आएगा? अपकर्षण। अगला क्या है? झूला झूलना। तो झूला झूलना में क्या करता है बच्चा? झूला जब झूलते हैं हम तो क्या करते हैं? उसको झूले को धकेलते हैं, खींचते हैं। तो क्या करते हैं? धकेलते हैं। धकेलना क्या होता है? अभिकर्षण। नेक्स्ट है खिड़की खोलना। तो खिड़की खोलने के लिए हम खिड़कियों को खींचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपकर्षण। नीचे दिए गए चित्रों में बताइए कि किस स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है, घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। तो पहली स्थिति में दो लड़के हैं, एक बॉक्स को एक ही दिशा में धकेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बल जुड़ रहा है। तो कौन सी स्थिति में बल जुड़ रहा है? स्थिति ए में बल क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। बी में क्या होगा? एक इधर से धक्का दे रहा हो और एक इधर से धक्का दे रहा है, तो इसमें क्या होगा? बल घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। क्योंकि अगर दोनों का बल बराबर है तो बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर एक का बल ज़्यादा है और एक का कम है तो बल क्या होगा? घट रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का बल जुड़ रहा है। किसी भी वस्तु पर बल लगने पर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं? तो क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं? तो किसी वस्तु का हम आकार बदल सकते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं तो क्या हो जाता है? उसका आकार बार बार बदल जाता है। उसको बेलते हैं तो क्या हो जाता है? रोटी बन जाती है। इसी तरह से हम किसी चीज़ को दबाते हैं, जैसे हम बल लगाकर गुब्बारे को फुला सकते हैं, तो उसका भी क्या हो जाता है? आकार बदल जाता है। रबड़ को खींचना, ये भी क्या हो रहा है? उसका आकार बदल रहा है बल लगाने से। किसी वस्तु को गतिमान या विराम में ला सकते हैं। तो किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? गतिमान कर सकते हैं या विराम में ला सकते हैं। किसी वस्तु की चाल बदल सकते हैं। तो हम बॉल को धक्का मारते हैं तो उसको तेज़ धक्का मारेंगे तो उसकी चाल तेज़ हो जाएगी, धीरे मारेंगे तो धीमी हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी वस्तु की चाल बदल सकते हैं। जैसे ड्राइवर होते हैं, कार की स्पीड कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो किससे होता है? बल से। किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलते चलते जैसे साइकिल को हम मोड़ सकते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं। बॉल को अगर धक्का दे देंगे तो वापस जिस दिशा से आ रही है वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी, या फिर बॉल किसी चीज़ से टकरा के वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। तो इस तरह से हम बल लगाकर क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। गतिविधि 1। सामग्री एक साइकिल का पहिया। ये क्या है? एक साइकिल का पहिया। और ये एक लड़की के हाथ में क्या है? एक डंडी। क्या कह रहा है? साइकिल के पहिए को एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। स्थिर मतलब समान रहे उसकी गति। स्थिर मतलब एक समान गति से वो चले। तो तुमने क्या किया उसका वर्णन करो। इस छड़ी की सहायता से हम पहिए को कैसे चलाएं कि इसकी गति जो है वो एक समान रहे। तो क्या करेंगे उसके लिए हम? तो पहिए पर समान बल लगाकर उसकी गति लगभग स्थिर बनाए रख सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे? उस पर समान बल लगाएंगे, समान धक्का देंगे उसको एक समान गति बल से,
ताकि उसकी गति जो है वो कैसी बनी रहे, स्थिर बनी रहे। अब पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ जाए। अब क्या कह रहा है, पहले तो क्या कह रहा था लगभग स्थिर रहे, अब क्या कह रहा है उसकी गति बढ़ती जाए। तो बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाने पड़ेगा। तो क्लियर है, उस पर हम क्या करेंगे, बल को बढ़ा देंगे, अर्थात पहिए को ज़ोर ज़ोर से धक्का देंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम उसकी, तुम्हारे स्कूल बैग की कस्से या बद्धी चौड़ी हो क्यों बनाई जाती है। तो हमें पता है ना कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब कैसे निकालते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम जब अगर बल समान लग रहा हो किसी वस्तु पर, दो वस्तुओं पर अगर बल समान लग रहा हो और क्षेत्रफल एक का कम और एक का ज़्यादा हो, तो दाब कहाँ ज़्यादा लगेगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा। क्योंकि दाब जो है बल के समानुपाती होता है। बल के क्या होता है, समानुपाती। अगर बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होता है, घटता है। तो इसीलिए बैग की कसें जो होती है वो कैसी बनाई जाती है, चौड़ी बना दी जाती है, जिससे क्या बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उससे क्या महसूस होगा, दाब कम महसूस होगा, जिसकी वजह से हमारे कंधों में दर्द नहीं होता। तो बैग की कसें या बद्दी चौड़ी बनाई जाती हैं। इसीलिए सिरे नुकीले क्यों रखे जाते हैं, जो कीलें होती हैं उनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले, ताकि उनको आसानी से क्या करा जा सके, उनको किसी सतह पे, किसी पृष्ठ पर आसानी से हम ठोक सकें। क्योंकि ये क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है। और क्षेत्रफल कम होने की वजह से क्या ज़्यादा लगेगा, दाब ज़्यादा लगेगा। दाब ज़्यादा लगेगा तो उसको आसानी से हम किसी पृष्ठ में ठोक सकते हैं। इसीलिए जो कीलों का सिरा होता है वो कैसा बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है। दूसरा चाकू होता है, उसकी धार भी कैसी होती है, नुकीली होती है। क्योंकि चाकू अगर नुकीला नहीं होगा, धारदार नहीं होगा, तो सब्जी काटना मुश्किल हो जाएगा। और जो धारदार चाकू होते हैं वो आसानी से हम उससे सब्जी वगैरह काट सकते हैं। तो ये क्यों करा जाता है, धारदार क्यों बनाया जाता है, ताकि क्षेत्रफल को घटा सकें। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। चलो टायरों के बारे में थोड़ी समझ बनाएं। नीचे दिए गए डिब्बों में बताए गए चित्र बनाओ। तो इसमें सबसे पहले में क्या बनाना था, हमने साइकिल का पहिया। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, पहले में हमने क्या बनाया, साइकिल का पहिया। दूसरा स्कूटर का पहिया। और तीसरे में क्या बनाया है, बस का पहिया। तो साइकिल का पहिया सबसे पतला है, स्कूटर का पहिया उससे चौड़ा, और बस का पहिया सबसे चौड़ा। तो ये इनके टायर के साइज में फ़र्क क्यों होता है। अब ये सोचकर बताओ कि इन पहियों के आकार में अंतर के क्या कारण हैं। तो इन पहियों में, इनके आकार में, जो ये पतला है, ये थोड़ा चौड़ा, ये सबसे चौड़ा, तो इनके आकार में अंतर क्यों है। तो क्यों होता है ये अंतर, हमें पता है साइकिल का पहिया सबसे पतला है, जबकि बस का पहिया सबसे चौड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किस पर निर्भर करता है, बस का पहिया चौड़ा होता है तो ये क्यों होता है, ये किस पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। बस का वजन क्या होता है, बस का वजन क्या वजन होता है, वो अधिक होता है। इस अधिक वजन को झेलने के लिए उसके टायरों का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा कर दिया जाता है, चौड़े बनाए जाते हैं टायर, जिससे कि क्या लगेगा, दाब कम लगे, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए जहाँ वज़न ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं दाब कम करने के लिए। यह भी ट्रक का टायर है, आम पहियों से दुगना चौड़ा है ना विचित्र। तो अब आपके समझ में आ गया ट्रक का टायर क्यों चौड़ा करा जाता है, दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और दाब कम लगे। ये तो तुम जानते ही हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब बनाए रखती है। तो ये बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है। कि मतलब हमारे चारों तरफ हमें पता है क्या है, वायु है, और वायु क्या डालती है, दाब डालती है। तो वायुमंडलीय दाब है।
तो हमारे शरीर पे भी वायुमंडलीय दाब लगेगा, लेकिन हमारा शरीर ना दबता है ना पिचकता है। तो ऐसा क्यों होता है? किस कारण से हमारा शरीर दबता या पिचकता नहीं है? मंडलीय दाब हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमारे शरीर में भी तो वायु है। जब शरीर के बाहर वायु है तो शरीर के अंदर भी तो वायु है। तो हमारे शरीर का जो वायु दाब होता है और जो बाहर का वायुमंडलीय दाब होता है, वो दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, जिससे हमारा शरीर दबता या पिचकता नहीं है। किताब के चित्र 11.5 को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनो। तो किताब में ये देखो चित्र दिया गया है 11.5 हमारी एनसीईआरटी की बुक में। उसमें क्या है ये देखो, कुछ बच्चे हैं जो एक तरफ एक रस्सी है, उसमें रुमाल बंधा हुआ है। तो एक टोली एक तरफ खींच रही है, दूसरी टोली अपनी तरफ खींच रही है। तो ये दो टोलियां हैं, इनके हाथ में क्या है? रस्सी, और उसमें क्या बंधा हुआ है? रुमाल। तो ये दोनों टोलियां अपनी अपनी तरफ उस रस्सी को खींच रही हैं। तो जब रस्सी को खींच रही है तो कौन सा बल लग रहा है? अपकर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है? अपकर्षण। खींचना मतलब अपकर्षण बल। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। तो कैसे लग रहे हैं बल? एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। दोनों बल समान होंगे? क्या समान होंगे दोनों बल? नहीं, असमान होंगे। जो ज़्यादा दम लगाएगा, जो ज़्यादा बल लगाएगा, उसी की तरफ क्या हो जाएगा? रुमाल खिसक जाएगा। इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से खिसकेगा। जो ज़्यादा बल लगेगा उसकी तरफ खिसकेगा। तो हाँ, रुमाल अपनी तरफ एक तरफ खिसकेगा। मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में दिखाए अनुसार उछाली और फिर वो नीचे आ गई। तो ये एक बॉल है, इसको उछाला तो ये पहले ए से बी, बी से सी, सी तक गई। सी इसकी क्या है? मैक्सिमम हाइट है। ये मैक्सिमम हाइट तक गई। उसके बाद ये क्या होगी? नीचे आना स्टार्ट होगी। तो सी से डी और डी से फिर से ई पे आ गई। तो बी स्थिति में गेंद ऊपर जा रही है। सी सबसे ऊपर है और डी व ई में गेंद नीचे आ रही है। तो सी सबसे ऊपर है, डी और ई में गेंद क्या हो रहा है? नीचे आ रही है। अब इन पांचों स्थिति में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं ये हमने बताना। तो स्थिति ए तथा स्थिति बी, ए और बी, इसमें क्या हो रहा है? हमने बॉल कैसे उछाली? कहाँ से उछाली? हाथ से उछाली। तो कौन सा बल लगेगा? पेशीय बल। तो ए से बी में कौन सा बल लगा? पेशीय बल। अब बी से सी तक मैक्सिमम हाइट मैंने उछाली, यहाँ से है तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, तो सी तक, तो यहाँ कौन सा बल लगा? पेशीय। लेकिन सी जो है वो क्या है? मैक्सिमम हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट है जहाँ तक ये बॉल पहुँची। उस समय इस पे कौन सा बल लग रहा है? ऊपर जाने में तो कौन सा बल लगा? पेशीय बल। और इसको स्वबल। तो मतलब सी जो पोजीशन है उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा? पेशीय व गुरुत्व बल दोनों। स्थिति डी और ई, डी से ई में जब आएंगे तो कौन सा बल लग रहा है? नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्व बल। तो ये डी से ई जब आएंगे तो कौन सा बल लग रहा होगा? गुरुत्व बल। तो स्थिति ए और बी में पेशीय बल, सी में पेशीय व गुरुत्व बल दोनों, और स्थिति डी तथा ई में गुरुत्व बल लग रहा है। तो इस तरह से आगे क्या कहता है? जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है, या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं। तो चर्चा करके लिखो कि ऐसा क्यों होता है। तो पहाड़ों पर क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तो हमारे शरीर का दाब उस समय पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि हमारे शरीर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है उस समय पे। कहाँ पर? पहाड़ों में। जिससे क्या होगा? हमारी जो नसें होती हैं उनमें से खून बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाता है वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से। इसीलिए नाक से खून बहने लगता है। इसी तरह जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिससे हमें क्या, हमारे शरीर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है उस समय। जिससे हमें क्या लगता है? बाहर से हमारे ऊपर कोई दाब लग रहा है। हमारे कान जो है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं।
पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अधिक अजीब सा नज़ारा हो जाता है। चीज़ें पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर या दीवार से बांधना पड़ता है। तो पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो हमारे ऊपर अनेक तरह के बल लगते हैं। वायुमंडलीय दाब लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से हम स्थिर रहते हैं, अपनी जगह पर खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जो अंतरिक्ष में जाके ये सभी प्रकार के बल जो होते हैं शून्य हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है। अब प्रश्न क्या कहता है, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी क्यों नहीं रहती? तो अभी बताया कि वहाँ पर अंतरिक्ष में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी पर अनेक तरह के जो दाब बल लगते हैं वो सभी अंतरिक्ष में क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तथा वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में जाने पर सभी प्रकार के बल जो हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तथा वायु दाब भी शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी नहीं रह सकती। चंद्रमा पर चलने के लिए एक विशिष्ट सूट को पहनने की आवश्यकता क्यों होती है? तो चंद्रमा पर चलने के लिए एक विशिष्ट सूट की आवश्यकता होती है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय दाब नहीं होता और वहाँ पर अपने आप को हमें चलने के लिए दाब नहीं होता। वायु नहीं होती तो वायुमंडलीय दाब भी नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, विशिष्ट हमें चलने के लिए भी विशिष्ट सूट की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा चैप्टर वायु तथा दाब।